हेलो दोस्तों, संकल्प की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो उत्तराखंड की संस्कृति रहेगी। और ये जो आप लोगों का टॉपिक है, ये आप लोगों का जो उत्तराखंड में जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए मुख्य है। वैसे तो स्पष्ट रहेगा, लेकिन ये हमने प्रवक्ता के लिए अलग से निकाला है, जिसमें क्योंकि ये कई चैप्टरों में से मिलके आप लोगों का सिलेबस पूरा होगा। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आप लोगों का उत्तराखंड की संस्कृति। देखो, अगर हम उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में बात करते हैं कि जैसे आप लोगों को दिया है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, उत्तराखंड की संस्कृति। और संस्कृति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होती है। देखो, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि संस्कृति क्या है, तो संस्कृति का मतलब यह है कि किसी समाज के सामूहिक जीवन की कला। पहली बात तो ये याद रखनी है, या मैं कुछ ऐसे समझाऊं कि जो व्यक्ति होते हैं उनके जीने की कला जो होती है उसे हम संस्कृति कहते हैं। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि हम पशुओं से किस प्रकार भिन्न है, तो पशुओं से किस प्रकार भिन्न है उसके लिए हमारे पास रीति रिवाज होंगे, परंपराएं होंगी, मान्यता है, मूल्य है, भाषा है, कला है और खान पीन की व्यवस्था इसमें शामिल होती है। और ये जो संस्कृति है वो हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करते रहते हैं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया क्या होती है, संस्कृति होती है। और यही हमें बताता है कि मनुष्य ने क्या सीखा है, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है और जिससे हमारा सभ्य समाज बनता है। यानी कि हम लोग डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि हम व्यवहार की बात कर रहे हैं। जैसे आप लोग अपने परिवेश में रहते होंगे तो वहां के लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं। जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि वेस्टर्न कल्चर चला है, तो कल्चर का मतलब ही संस्कृति है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें आप लोगों को गढ़वाल में अलग टोपी पहनने को मिलेगी, और कुमाऊं में जाएंगे तो वहां पर अलग मिलेगी, और अगर मैदानी क्षेत्र में आएंगे यहाँ पर अलग मिलेगी। तो ये हमें ये बताता है कि हमारी सभ्यता क्या है। तो सभ्यता में ये सारी चीजें आती हैं, और इससे हमें पता लगता है कि हम पशुओं से किस प्रकार से भिन्न हैं। क्योंकि यहां से पूछा जाता है कि संस्कृति में क्या आता है, तो संस्कृति में आप लोग को ध्यान रखना है कि रीति रिवाज है, परंपरा है, मान्यता है, मूल्य, भाषा, कला और खान पीन भी इसमें शामिल किया जाता है। और ये हमारा क्या सीखा गया व्यवहार है। यानी संस्कृति क्या होती है, हमारा सीखा गया व्यवहार है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो जैसे हमने कहा कि संस्कृति हमारा सीखा गया व्यवहार है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। लेकिन यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जिसे देखो, उत्तराखंड की संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड की संस्कृति मतलब देवभूमि। आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है, ये हमारी क्या है, हम इसे देवभूमि भी कहते हैं। क्योंकि देवभूमि के नाम से जाना जाता है। वैसे तो उत्तराखंड का मतलब होता है उत्तर का खंड है, यानी कि हम लोग उत्तर में बसे। इसका पहले नाम उत्तरांचल हुआ करता था, अभी इसका नाम क्या है, उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड का मतलब होता है उत्तर का खंड। तो हमारी जो संस्कृति वो कैसी है, यानी कि देवभूमि उत्तराखंड की जो संस्कृति वो कैसी है, तो आप लोग देख पाएंगे कि जैसे हम कहते हैं कि उत्तराखंड में पहाड़ है, तो यहां हम याद रख सकते हैं प्रकृति है, अध्यात्म है और सादगी का अनूठा मिश्रण उत्तराखंड की संस्कृति है। यानी कि यहां पर प्रकृति आप लोगों को देखने को मिलेगी, भाई पहाड़ भी है, नदी है और आप लोगों के पेड़ हैं, अलग अलग वैरायटी के हैं। तो यहां पर संस्कृति का मतलब देखो प्रकृति है। अध्यात्म का मतलब जैसे आप लोगों ने ऋषिकेश को देखा होगा, ऋषिकेश को संत नगरी कहा जाता है। देखो, यहां अध्यात्म के लिए जैसे लोग साधना करते थे उसके लिए हिमालय में आते थे, और ये हमारा जो राज्य है वो हिमालय का ही भाग है। तो इसीलिए आप लोग को ध्यान रखना है कि अध्यात्म भी है और सादगी भी है, इसका अनूठा जो मिश्रण है उसे ही हम क्या कहते हैं, उत्तराखंड की संस्कृति कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करते हैं कि जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति में गढ़वाल मंडल की अलग रहेगी, कुमाऊं मंडल की अलग रहेगी, वैसे जोनसार की अलग रहेगी। ठीक है ना। तो यहां आप लोगों को ध्यान रखना है कि गढ़वाल कुमाऊं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे यहाँ दो मंडल है, एक गढ़वाल है और एक कुमाऊं मंडल है। तो दो मंडल बनाने की, हालांकि पहले तीन मंडल बनाने की बात हुई थी, तो दो मंडल बनाने का मतलब यह है कि हमें मंडल से भी पता लग जाता है कि यहाँ की संस्कृति अलग है। क्योंकि मंडल परिवर्तन जब होता है तो वहां गढ़वाल की भाषा गढ़वाली कहते हैं और कुमाऊं की भाषा आप लोगों को कुमाऊनी कहते हैं। तो हमारी भाषा में भी अंतर है, हमारे खान पान में भी अंतर है, हमारे पहनावे में भी अंतर है। इसीलिए हम लोग ये याद रखेंगे कि गढ़वाल, कुमाऊं और हालांकि जोनसार, ठीक है ना, जोनसार भी याद रखना है कि तीनों की संस्कृति आप लोगों की अलग मिलती है। तो मुख्य रूप से दो प्रकार की संस्कृति हमारे यहाँ पाई जाती है, यानी कि जो विचारधाराएं हैं दो प्रकार की संस्कृतियों की है। क्योंकि जोनसार तो गढ़वाल में आ जाता है, तो एक कुमाऊनी और एक गढ़वाली है, दो धाराओं में। इसलिए हमने कहा है कि मुख्य तौर पर उत्तराखंड की संस्कृति को दो धाराओं में विभाजित किया जाता है। और यहां पर आप लोग देखेंगे लोक संगीत है, जैसे थड़िया, चुपेला, नृत्य, हालांकि इनके बारे में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। ठीक है ना। तो इसे हम बाद में बात करेंगे। हालांकि यहां से आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि उत्तराखंड की मुख्य जो भावना है, यहां पर अतिथि देवो भव की भावना के साथ में हम संस्कृति पर विश्वास करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर्यटक सबसे ज्यादा आते हैं, तो जैसे पर्यटक आते हैं तो पर्यटकों के लिए हम ये कहते हैं कि अतिथि जो होते हैं वो हमारे देवता के समान है, देवताओं के तुल्य हैं। ये आप लोगों को याद रखना है।
हालांकि जैसे हमने कहा भाई संस्कृति में क्या होता है, नैतिकता है, पारंपरिक, ये हर जगह पर होंगी। बस एक तो आप लोग यहां से ये ध्यान रखें, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, प्रकृति, अध्यात्म और सादगी का अनूठा मिश्रण क्या है, उत्तराखंड की संस्कृति है। दूसरा, यहाँ की संस्कृति को मुख्य तौर पर कितने भागों में बांटा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है, मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा जाता है, एक गढ़वाल और एक आप लोगों का कुमाऊं होता है। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, जो आप लोग के पर्यटक आते हैं तो पर्यटकों के लिए मुख्य उद्देश्य ही रहता है हमारा अतिथि देवो भव। अब यहां हम बात करें कि किसी की भी अगर आप लोग को संस्कृति पढ़नी हो तो सबसे पहले हम लोग उसका क्या पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास, हमें पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है, हमें केवल संस्कृति से जुड़ा हुआ इतिहास ही पढ़ना है। तो जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो यहां से स्टार्ट होगी कि हमारा जो उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उत्तराखंड के ऐतिहासिक अध्ययन को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे हमने कहा कि उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन है तो इसे हम तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण युगीन उपकरण तथा गुहा लेख इसमें मिलते हैं, यानी कि जहां पर हम गुहा लेखों की, पाषाण युगीन उपकरणों की बात करते हैं। पाषाण क्या है, पाषाण का मतलब पत्थर, जहां पर पत्थर के औजार मिलते हो, पत्थर की कुछ अन्य वस्तुएं मिलती हो, जैसे हम ये कह सकते हैं कि पत्थर के बर्तन बने हों, पत्थर के औजार हों, तो ये सब पाषाण का मतलब आप लोग को पत्थर याद रखना है, क्योंकि इतिहास में तो फिर से पाषाण को दो भागों में बांटा जाता है कि नव पाषाण और पूरा पाषाण। लेकिन हमें यहाँ नव पाषाण और पूरा पाषाण की बात नहीं करनी है, हम लोग याद रखेंगे पाषाण युगीन में क्या आता है। तो हमारे यहाँ पाषाण युगीन उपकरण और गुहा लेख किस में आएंगे, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग का मतलब होता है प्राचीन, ये भी याद रखना है कि प्राग का मतलब क्या होता है, प्राचीन होता है। और दूसरा होता है आद ऐतिहासिक काल। देखो ये आद गलत लिखा हुआ है, आद का मतलब है ऐसे बनता है, तो आद ऐतिहासिक काल का मतलब है कि आद ऐतिहासिक काल में हमारे पुरातात्विक प्रमाण मिलेंगे और साहित्यिक प्रमाण मिलेंगे। देखो जैसे प्रवक्ता का पेपर अभी होगा तो उसमें साहित्य सबसे इंपोर्टेंट रहेगा। हालांकि देखो उन्होंने संस्कृति का पूरा चैप्टर दिया है, तो संस्कृति में आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो पुरातात्विक प्रमाण हो गए और साहित्यिक प्रमाण किसमें आएंगे, आप लोगों के आद ऐतिहासिक काल में। तो आप लोगों ने देखा प्रागैतिहासिक काल, और फिर उसके बाद आद ऐतिहासिक काल, और उसके बाद आएगा ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत में क्या होगा, मुद्राएं हैं, जैसे हम लोग कुषाणकालीन मुद्राएं पढ़ेंगे, ठीक है, ताम्रपत्र है, अभिलेख है, शिलालेख है, ये सब के सब किसमें आएंगे, ऐतिहासिक अध्ययनों में आएंगे। कहने का मतलब ये है कि प्रागैतिहासिक काल में आपको लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे, प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे, आद ऐतिहासिक काल में आपको लिखित साक्ष्य मिलेंगे। और जो आप लोग का ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल में हम मुद्राएं हैं, ताम्रपत्र है, अभिलेख है और शिलालेख, ये सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां से भी आप लोगों के दो क्वेश्चन अच्छे से बन सकते हैं कि जैसे ही आप लोगों से पूछ लेता है कि गुहा लेख किस काल में आते हैं, तो ऐतिहासिक है, प्रागैतिहासिक है या आद ऐतिहासिक काल है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बात करते हैं अब थोड़ा सा इसे विस्तार से पढ़ते हैं। तो जैसे हम ऐतिहासिक अध्ययन की बात कर रहे थे, तो जो हमारा ऐतिहासिक अध्ययन है उसमें हम लोग याद रखेंगे कि सबसे पहले हमारा प्रागैतिहासिक काल आता है। तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब यह कि यह वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिलती है, या हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि पाषाण युगीन सभ्यता के आधार पर हम इसकी जानकारी रखते हैं। देखो ये जानकारी इसलिए है क्योंकि इससे ये पता लगता है कि यहां पर मानव निवास करते थे नहीं करते थे, जो निवास करते थे तो वो कैसे करते होंगे, अपने साथ में क्या रखते होंगे, क्या उनके औजार होंगे, तो ये सब कुछ इससे चलेगा। तो यहां पर गुहा शिलालेख चित्रों का प्रमाण आप लोगों को दिया गया है। बात करते हैं, देखो प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां पर कुछ गुफाएं मिलेंगी, कुछ खुदाई मिलेंगी। एक और चीज याद रखेंगे कि अगर कहीं पर खुदाई की बात होती है वहां मृत भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन और आप लोगों के नरकंकाल जरूर मिलेंगे, क्योंकि जैसे हम लोग खुदाई करते हैं तो वहां पर नरकंकाल और मृत भांड जरूर मिलते हैं। तो यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि हमारा अब टॉपिक शुरू होता है, तो यहां हम उत्तराखंड की पहले क्या देखते हैं, मुख्य गुफाएं देख लेते हैं जो आप लोगों से पूछे जा सकती हैं। तो गुफाओं में अगर हम देखते हैं तो यहां सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है आप लोगों का लाखो उड़ियार। उड़ियार का मतलब क्या होता है, गुफा होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि लाखो उड़ियार मतलब, उड़ियार का मतलब क्या हुआ, स्थानीय भाषा में से हम क्या कहते हैं, गुफा कहते हैं। तो देखो ये मैंने अलग से इसलिए लिखी गई है क्योंकि देखो हमने कहा लाखो उड़ियार गुफा है, लेवथाप है, पेटसाल है, और आप लोगों का कौन है, फल सीमा है। तो अगर इनको देखते हैं तो सभी की सभी अल्मोड़ा में, यानी कि एक याद रखने की अच्छी ट्रिक ये भी हो सकती है कि देखो इन सभी में ल आ रहा है, तो ल आ रहा है चाहे वो आधा हो या पूरा हो। देखो ये पेटसाल में ल है, फलसीमा में ल है, लेवथाप में ल है, और लाखो उड़ियार में भी ल है। तो ल वाली मोस्टली कहां मिलेंगे आप लोगों को,
अल्मोड़ा में मिलेंगी। हालांकि जो अगर गांव की बात करते हैं, जैसे मलारी गांव आएगा, वो गांव की बात कर रहा है, यहां गुफा की बात हो रही है। याद रखने के लिए आप लोग याद रख सकते हैं, बस दोनों को अलग करना है। अगर गुफाओं की बात करेंगे ल वाली, तो ल वाली किस में आएंगी आप लोगों की, अल्मोड़ा में आएंगी। एक दो अपवाद होगा, उसे हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग को यह ध्यान रखना है कि जो ल वाली गुफा है वो किस में आएंगी, अल्मोड़ा में आएंगी, ठीक है। क्योंकि फिर इनकी जानकारी तो बाद की बात है, यहां से ये पूछ सकता है कि कौन सी गुफा कहां पर स्थित है। तो यहां सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि जो आप लोगों की गुफा है, गुफा का नाम है लाखो उड़ियार गुफा। तो जो लाखो उड़ियार गुफा है, ये सबसे पहले हमारी इसकी खोज हुई थी। आप लोग ऐसे आ सकते हैं कि इसकी खोज कब हुई थी, 1968 में। देखो लाखो उड़ियार गुफा, उड़ियार का मतलब हमने कहा है कि गुफा होती है, और ये आप लोगों की कहां पड़ती है, अल्मोड़ा में। क्योंकि ल से मैंने बताया कि आप लोग को अल्मोड़ा भी ध्यान रखना है। हालांकि ये नदी, ये क्या है, स्याल नदी के तट पर दल बैंड नामक एक क्षेत्र पड़ता है, जहां पर ये गुफा है। दल बैंड बाड़े छीना पूरा नाम है, क्योंकि गांव का नाम है बाड़े छीना। यानी कि पूर्व आप लोगों को अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछता है तो यहां दल बैंड दे सकता है, बाड़े छीना दे सकता है। तो आप लोगों को याद रखनी है कि लाखो उड़ियार गुफा मतलब दल बैंड। या आप ऐसे याद रखो कि पहली खोज हो रही है। हालांकि इससे पहले भी हेनवुड आएंगे, अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि हेनवुड को उत्तराखंड के पुरातात्विक साक्ष्यों का जनक माना जाता है। अभी उन्हें हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने देवी धुरा की जो समाधि है उनकी खोज की थी। तो हम ये कह रहे हैं कि अल्मोड़ा है, जो अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में स्याल नदी के तट पर दल बैंड और बाड़े छीना नामक जगह पर क्या है, आप लोगों की लाखो उड़ियार गुफा है। इसमें आप लोग याद ऐसे भी रख सकते हैं, ल से मैंने याद रखा है कि भाई गुफाओं को तो आप याद रखेंगे, लेकिन जैसे आप लोग पहली बार खुदाई हुई है, पहली बार हमें कोई गुफा मिली है, तो बैंड बजाएंगे, यानी कि बाजा बजाएंगे, ऐसे याद रख लो। भाई पहली बार खुदाई हुई तो बैंड बजाएंगे ना, तो बैंड बजाएंगे तो दल बैंड याद रख सकते हैं। बाड़े छीना हमारी देसी भाषा में जो बाड़ा कहते हैं वो कहते थे घेर को। तो यहां पर आप लोग को याद रखना है कि ये घेर, या ऐसे रख सकते हैं। और जब 1968 का मतलब सबसे पहले 68 खोज हुई होगी, तो 1968 भी याद आप रख सकते हैं। हालांकि इसके खोजकर्ता जो आते हैं वो यशवंत सिंह कठोत है, कठोत, और एमपी जोशी है। तो एमपी जोशी और यशवंत सिंह कठोत द्वारा क्या की गई थी, इसकी खोज की गई थी। और इसके बाद हम देखेंगे कि उत्तराखंड के जो प्रागैतिहासिक काल है, क्योंकि हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, उसमें शैल्य चित्रों की पहली खोज है। यानी कि ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोगों की पूरी खोज पहली है, ये सबसे पहले शैल्य चित्र, शैल मतलब पत्थर, पत्थरों पर जो चित्र बने हुए उनकी सबसे पहली खोज कौन आएगी, आप लोगों की लाखो उड़ियार गुफा आएगी। क्योंकि इससे पहले हम, जैसे हम कह रहे हैं कि हेनवुड को हम पढ़ेंगे, तो पुरातात्विक साक्ष्यों में जब आएंगे हेनवुड सबसे पहले होंगे। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, शैल्य, जो शिलाश्रय है। शिलाश्रय का मतलब होता है, शिलाश्रय का मतलब होता है पत्थर के अंदर रहने की जगह, यानी कि गुफा, शिलाश्रय, ठीक है ना। तो उनकी पहली खोज कौन है, आप लोगों की लाखो उड़ियार है। ऐसे याद रख सकते हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, नहीं तो अपने तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं। बात करते हैं इसकी थोड़ी सी और विशेषताओं की। तो लाखो उड़ियार, उड़ियार का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, लाखों का मतलब है लाखों गुफाएं, ठीक है ना। अर्थात इस जगह के पास कई अन्य गुफाएं भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद बात करते हैं कि इसकी जो मुख्य विशेषता है वो क्या होती है। हम अभी लाखो उड़ियार की बात कर रहे हैं। देखो जहां भी चित्रण होंगे, जहां भी चित्रण होंगे वहां मोस्टली मनुष्य के साथ जानवर जरूर होंगे, ठीक है ना। और देखो जब रहने की जगह होगी तो मानव ऐसा तो है नहीं था कि वो अकेला रहता हो, क्योंकि हम संस्कृति की बात करें तो समूह में तो जरूर रहेगा। हालांकि समूह में नृत्य करता मिल सकता है चित्र, समूह में रहने का चित्र मिल सकता है। तो लाखो उड़ियार से क्या मिला कि यहां पर मानव आकृति है और अकेला समूह, अकेला वह समूह में नृत्य करते हुए दिखा गया। मैंने समूह की यहां पर बात की थी, तो यहां पर आदमी को समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। और यहां पर इनके साथ में पशु पक्षियों के चित्रण भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया, आप लोगों को यही याद रखना है कि गुफाओं में जो चित्र मिलेंगे तो पशु या पक्षी के हो सकते हैं, इंसान के हो सकते हैं, क्योंकि इसी से पता लगता है कि यहां पर कोई सभ्यता पहले थी, कोई यहां पर रहने वाला होगा। अगर ये सब कुछ नहीं मिलेगा तो हम कैसे, हम इन्हें फिर शामिल ही नहीं करेंगे, इन्हें हम शामिल नहीं करेंगे। और यहां पर रंगों का भी प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये जो रंग है, अभी वैसे हम ये कह सकते हैं कि जो रंग है उनकी जो चमक है वो थोड़ी सी कम हो गई है। और इसके बाद हम ये कहते हैं कि ये जो सेल चित्र है, सेल चित्र का मतलब है ये जो पत्थर पर चित्र बने हुए हैं, ये भीमबेटका के सेल चित्रों के समान स्वरूप में दिखाई देते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। हालांकि इसकी जो आकृति वो नागफनी के आकार की है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो लाखो उड़ियार में आप लोगों को इतना याद रखना है, सबसे पहले अल्मोड़ा की स्याल नदी, दल बैंड और बाड़े छीना। उसके बाद खोज है,
ये हमने केवल इसमें वही शामिल किया है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल में शैल चित्रों की पहली खोज ये है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लेवेथाप को। देखो लेवेथाप को अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहां भी वही कंडीशन है कि हमने ल बताया था, तो ये कहां होगी, अल्मोड़ा में होगी। तो ये अल्मोड़ा जिले में होगी लेवथाप। लेवथाप को ऐसे याद रखो कि लेवथाप मतलब ले हाथों में हाथ। अब ले हाथों में हाथ का मतलब यह है कि यहां पर जो शैल्य चित्र मिलते हैं उनमें मानव को हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए तथा शिकार करते हुए दर्शाया गया है। यह आप लोग को ध्यान रखना। देखो शिकार करते हुए दर्शाया गया तो पशु जरूर होगा, ठीक है ना। आदमी अकेला शिकार नहीं कर रहा तो समूह में कर रहा है, तो नृत्य भी तो समूह में होता है, क्योंकि उत्तराखंड में चाहे गढ़वाली संस्कृति हो या कुमाऊनी संस्कृति हो, वहां पर नृत्य भी समूह में ही होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो लेवथाप है, लेवथाप को याद रखें, ले हाथों में हाथ, और हाथों में हाथ लेकर डांस कर सकते हैं, और हाथों में हाथ जैसे कहते हैं ना कि बच के नहीं निकलना चाहिए, तो शिकार भी कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद यहां पर जो रंग का प्रयोग हुआ है वो लाल रंग का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहां पर यह दिखाया गया है कि जो चित्र हैं वो कैसे हैं, लाल रंग के। लाल रंग को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे यहां शिकार करते हुए दिखाया गया, तो शिकार अगर करेंगे तो खून बहेगा, खून कैसा होगा, लाल होगा, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहां पर आप लोग का पेट साल है। अब पेट साल मतलब अगर आप लोग ऐसे आ रखे भाई पेट साल है तो पेट निकला है तो आपको योग करने की जरूरत है, ठीक है ना। पेट साल मतलब अगर पेट निकला है तो आप लोगों को क्या करने की जरूरत है, योग करने की जरूरत है, ठीक है ना। हालांकि योग मिलेगा फल सीमा में, योग आप लोगों को फल सीमा में मिलेगा, लेकिन पेट साल को आप ऐसे याद रखेंगे। पेट साल मतलब सबसे पहले ल आ रहा है तो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा के भी पूनाकोट गांव के बीच, क्योंकि यहां पर दो गांव है, एक पेट साल है, वे पूनाकोट के बीच में ये जो स्थित है, ठीक है ना। उसके बाद इसकी जो खोज हुई थी 1989 में हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं इसके खोजकर्ता कौन है, यशोधर मठपाल है। विशेषता यही है कि शैल्य चित्र तो हर जगह मिलेंगे, लेकिन नृत्य करते हुए मानव की आकृति यहां से प्राप्त हुई है। तो देखो इससे पहले भी तो जो हमने गुफा पढ़ी उसमें भी नृत्य करती आकृतियां हैं, ठीक है ना। और यहां पर मानव आकृति रंगों से परिपूर्ण है, यानी कि रंग उनमें भरे गए हैं। इसके बाद आप फल सीमा की बात करेंगे तो फल सीमा में आप लोगों को योग याद रखना है कि अगर फल की बात करें तो फल किससे मिलेगा, योग से मिलेगा। तो फल सीमा मतलब अल्मोड़ा, अल्मोड़ा है। तो यहां पर योग व नृत्य करते हुए, क्योंकि आप लोगों को चित्र दिखाए गए वो आप लोगों को भाव चित्रात्मक शैली है, और आप लोगों को अपने भाव के अनुसार वहां पर अनुमान लगाना होगा कि नृत्य कर रहे हैं या फिर आप लोगों का योग। तो इसलिए यहां पर लिखा गया है योग व नृत्य करते हुए आदमी को दिखाया गया है। इसके बाद बात करते हैं कसार देवी। देखो ये हालांकि अल्मोड़ा में है और इसमें ल भी नहीं है, लेकिन यहां पर देवी मंदिर लिखा है, गुफा की बात नहीं हुई। तो गुफा वाले जो ल बताए हैं वो कहां पर है, अल्मोड़ा में है। इसके बाद हम बात करें कसार देवी, जो मंदिर है वो अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर किस पर है, कश्यप पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। ये ध्यान रखेंगे कश्यप पहाड़ी कहां पर स्थित है, अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो अल्मोड़ा में है, और इस मंदिर इस पहाड़ी पर क्या है, कसार देवी मंदिर स्थित है। इसकी विशेषता यह है कि इस मंदिर से 14 मृतकों का सुंदर चित्र, नृत्यक है, ठीक है ना। ये नृत्यक है, मृतक नहीं, नृत्यक है, नृत्यों का चित्रण मिलता है। यहां पर 14 नृत्यकों का चित्रण मिलता है, यानी कि यहां पर भी नृत्य करते दिखाए गए। यानी कि अब तक जो भी हम शैल्य चित्र देख रहे हैं वहां पर मानव को या तो नृत्य करते हुए दिखाया गया है या शिकार करते हुए दिखाया गया है। नृत्य लेकिन सभी के साथ है, नृत्य अभी तक सभी के साथ है। तो यह भी ध्यान रखें कसार देवी मतलब अल्मोड़ा है। इसके बाद हमारे पास चमोली की कुछ गुफाएं हैं। तो चमोली की जो गुफाएं होंगी, सबसे पहले ग्वारखा गुफा है। ग्वारखा मतलब ये गोरखों की गुफा है। देखो गुफा जो होते हो तो शिलाश्रय होते हैं, शिलाश्रय मतलब पत्थरों के अंदर रहने की जगह होती थी। तो जो ग्वारखा गुफा है मतलब गोरखों की गुफा है, ये याद रख सकते हैं। अब गोरखों की गुफा है तो ये कहां पर है, आप लोग की चमोली में है। क्योंकि आप लोग देख पाएंगे अगर आप लोग मैप को देखते हैं तो चमोली से आप लोगों का हमारा अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर लगा है, लेकिन इधर पिथौरागढ़ से लगा है और पिथौरागढ़ से लगा है नेपाल। या आप ऐसी याद रख लो कि ग्वारखा मतलब गोरखों की गुफा है, और चमोली की अगर बात हुई तो चमोली से निकलती है अलकनंदा नदी। अब ये अलकनंदा नदी के किनारे डुंगरी गांव के पास स्थित है, यानी कि डुंगरी मतलब डंगर, याद रख लो, गांव की भाषा में डंगर कहते हैं। अब डंगर का मतलब है कि गोरखे ऐसे थे कि जो पशुओं को भी मार के खा जाते थे, यानी डंगरों को मार के खा जाते थे। तो गोरखा अगर नाम आया है तो डुंगरी याद आ जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये पशुओं को मारने की बात करते थे। और ये चमोली गांव में, चमोली जनपद में स्थित है।
उसके बाद इसकी खोज करने वाले हैं राकेश भट्ट हैं, जिनका इसका अध्ययन जो किया है वो यशोधर मठपाल ने किया है, लेकिन खोजकर्ता आप लोगों को ध्यान रखना है राकेश भट्ट है। या आप ऐसे याद रखो कि गोरखे मारने के बाद भट्ट में छिप जाते थे, तो इसलिए ग्वारखा मतलब गोरखा और गोरखा है, चमोली और चमोली है तो डंगर काट के खा लेते थे, तो इसलिए डुंगरी गांव है, ये याद रखना है। ठीक है ना। अब इसका मतलब है, इसके बाद चलते हैं हम, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ये डुंगरी गांव की बात चल रही है, ठीक है ना। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। यहां पर आप लोग को हमने पहले ही बताया था उडियार का मतलब गुफा होता है। इसमें देखो भेड़, बारहसिंगा के आदि रंगीन चित्र मिलते हैं, क्योंकि देखो खाने वाले, हमने कहा ना गोरखे डंगरों को यानी कि पशु को मार के खा लेते तो सबसे ज्यादा खाए जाने वाले पशुओं में क्या रहता था उस समय, भेड़ और बारहसिंगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहां पर भेड़ और बारहसिंगा के चित्र भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहां से जो प्राप्त सेल चित्र हैं, उनकी गुफाओं का चित्रण में मानव है, भेड़ है, बारहसिंगा है और लोमड़ी है। ये जरूर ध्यान रखेंगे। देखो यहां पर क्या क्या मिलेंगे आप लोग को, मानव तो होगा ही होगा, क्योंकि मानव की संस्कृति की बात हो रही है। तो भेड़ और बारहसिंगा हमने जैसे कहा, और यहां पर लोमड़ी से अधिक चटकदार हैं, यानी कि यहां पर ये तीन पशुओं का जिक्र यहां पर हुआ है। खोजकर्ता इसके भी यशोधर मठपाल है, ठीक है ना। तो खोजकर्ता कौन होंगे, इसके भी कौन होंगे, आप लोग के यशोधर मठपाल है। और इनके अनुसार ये कहा जाता है यहां पर जो शिलाश्रय है वो लगभग 41 आकृतियां उसमें देखने को मिलती है, जिसमें 30 पुरुष हैं, यानी 30 मानव है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, और 8 आप लोग के कौन है, पशु हैं, और 3 इनमें पुरुष अलग दिखाए गए हैं। ठीक है ना, जो अलग से दिख रहे हैं तो 3 पुरुष अलग दिखाए गए हैं, 8 पशु हैं और 30 मानव आकृति हैं। कहने का मतलब यह है कि यहां पर आप लोगों को देखो 30 मानव दिए हैं, तो समूह तो यहां भी होगा, 8 पशु हैं, तो आदमी के साथ मानव का चित्रण हो गया, और मानव में भी 3 आप लोगों को पुरुष यहां पर दिखाए गए हैं। और देखो अगर हम चित्रकला की दृष्टि से इसे देखते हैं तो उत्तराखंड की सबसे सुंदर आकृति यहां पर मिलती है। ठीक है ना, उत्तराखंड की सबसे सुंदर आकृति कहां पर मिलती है, ग्वारखा गुफा में मिलती है, ये ध्यान रखना है। और चित्रों की मुख्य विशेषता क्या है, मनुष्य द्वारा पशुओं को हाँकते हुए, हाँकना का मतलब हो जैसे घेरते हैं, तो घेरते हुए यहां पर दिखाया गया है, ये याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं किमनी गांव के ऊपर। तो देखो किमनी गांव, किमनी को आप लोग समझेंगे जैसे चिमनी होती है, जो देसी भाषा में बोलते होंगे उन्हें तो पता होगा, चिमनी का मतलब जैसे भट्टे की ऊंची चिमनी होती है, तो चिमनी से धुआं कैसे निकलता, सफेद, तो रंग का जिक्र होगा तो यहां सफेद का जिक्र होगा। तो किमनी गांव है। अब गांव की बात हो रही है तो कहां पर पहुंच गए, चमोली, और चमोली के भी आप लोगों के थराली विकास खंड में स्थित है। और इसकी जो विशेषता है, यहां पर देखो किमनी चिमनी, चिमनी का मतलब है भट्टा, और उसमें हथियार बनाते हैं, तो जब हथियार बनाएंगे तो वहां से धुआं निकलेगा, तो यहां पर हथियार व पशुओं के शैल्य चित्र प्राप्त होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना। और जैसे सफेद रंग की मैं बात कर रहा, चिमनी से धुआं निकलता है सफेद, तो रंग का प्रयोग हुआ है यहां पर, सफेद रंग का प्रयोग यहां पर हुआ है। नेक्स्ट में आते हैं, फिर से है हमारा मलारी गांव। अब देखो जैसे हम मलारी गांव को देखते हैं तो गांव है तो कहां पर होगा, चमोली में होगा, ये ध्यान रखेंगे। गांव है तो आप लोगों का कहां पर है, चमोली है, ठीक है ना। और गांव में आप लोग का तिब्बत से सटा हुआ मलारी गांव है, ठीक है ना। और ये चमोली जनपद में पड़ता है। तिब्बत मतलब जो क्षेत्र हमारा चाइना से लगा है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसकी खोजकर्ता कौन है, देखो वैसे इसकी 2 बार से खुदाई हुई है, लेकिन सबसे लास्ट की खुदाई को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद भी जिक्र करेंगे। तो जब 2002 में सबसे पहले HNB गढ़वाल यानी कि हेमवती नंदन, आप लोग को ध्यान रखना, HNBGU हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा यहां पर अध्ययन किया गया था। और जब अध्ययन किया गया तो देखो नर कंकाल तो जरूर मिलेंगे, क्योंकि अगर बर्तन जहां से खुदाई होगी वहां नर कंकाल और मृत भांड जरूर मिलेंगे, जैसे कि हमने पहले कहा था। और जानवरों के कुछ अंग मिले हैं, ठीक है ना, यहां जानवरों के भी अंग मिले हैं। और इसमें मुख्य जो पॉइंट आता है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, वो है 5.2 किलोग्राम का सोने का मुख्य आवरण, यानी कि मुखौटा हम लोग कह सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कितना है, 5.2 किलोग्राम का सोने का एक मुख्य आवरण है, यानी कि मुखौटा है। और ये जो नर कंकाल व मिट्टी के बर्तन है, लगभग 2000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे कि नर कंकाल, आप लोग ऐसे याद रख लो भाई, 2002 में तो खुदाई हुई और 2002 में हमें नर कंकाल मिले, तो 2000 साल पुराने कंकाल मिल गए हैं। तो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक के ये कंकाल हो सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। अब देखो इसी में क्या कहते हैं कि जो आप लोगों के शिव प्रसाद डबराल चारण है,
ठीक है ना। शिव प्रसाद डबराल चारण ये कहते हैं कि द्वारा गढ़वाल हिमालय के इस क्षेत्र में समाधान खोजे गए। तो समाधान का मतलब होता है, समाधान मतलब उथले, आप लोगों को इन्हें ओखली जैसे होते हैं, ठीक है ना, उन्हें कहते हैं। बात करते हैं यहां से प्राप्त बर्तन। जो बर्तन है वो पाकिस्तान की श्वेत घाटी के शिल्प के समान है। ये भी ध्यान रखेंगे कि जो बर्तन मिले हैं वो पाकिस्तान की श्वेत घाटी के समान मिले। हालांकि पहले पाकिस्तान और भारत दोनों एक हुआ करते थे, ठीक है ना। अब मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा खोज 2 बार की गई, ये भी ध्यान रखेंगे। अभी थोड़ा सा आगे इसका और आएगा कि देखो 2 बार यहां पर हुई है। एक बार हमने 2002 की बात की है और एक बार हम यहां पर देखते हैं, ठीक है ना। तो यहां अगर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो सर्वेक्षण हुआ था वो 1983 में हुआ था, जहां से आखेट के लिए प्रयुक्त लोहे उपकरणों के साथ एक पशु का संपूर्ण कंकाल भी मिला था। यानी कि पूरे पशु का एक कंकाल मिला था, जब आप लोगों की 1983 में यहां पर सबसे पहली बार खुदाई हुई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हिमालय जिबू, ये भेड़ की तरह का होता है, से की गई, यानी कि जो जानवर था वो हिमालय का भेड़ था। ये समझ सकते हैं कि हिमालय का भेड़ था जिसका पूरा नरकंकाल आप लोगों को मिला है। और साथ ही कुत्ते, भेड़, बकरी की अस्थियां भी प्राप्त हुई हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखा होगा आप लोगों ने कि भाई जैसे आप लोग का पहाड़ी क्षेत्र है तो यहां पर लोग कुत्ते भी ज्यादा पालते हैं जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए। और जो दूसरा सर्वेक्षण है जो हमने पढ़ा है 2001-2002 में, और हमने इसे टोटली 2002 पढ़ा था, 5.2 किलोग्राम का मुख्य आवरण हमने पढ़ लिया है। और यहां से यह भी ध्यान रखना है कि यहां कांस्य का कटोरा व मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त आप लोगों को हुए हैं। कांस्य का कटोरा और मृत भांड भी आप लोगों को प्राप्त हुए हैं। इसके बाद करते हैं बात हुडली की। तो जो हुडली है, हुडली मतलब उत्तरकाशी। आप लोग ऐसे याद रख लें कि जो हुडली है, हुडली मतलब हमने कहा कि ये क्या होगा आप लोगों का उत्तरकाशी होगा, ठीक है ना। इसकी विशेषता क्या है, नीले रंग का शैल्य चित्र प्राप्त होते हैं। हुडली को ऐसे मान लो, जो ठेठ भाषा में हुड़की कहते हैं ना, कि भाई नहाने के बाद जो आप लोगों को सर्दी लगती है उसे हुड़की कहते हैं। तो नहाने के बाद का मतलब यह है कि उत्तरकाशी से गंगा और यमुना दोनों निकलती हैं। तो उत्तरकाशी से गंगा यमुना दोनों निकलेगी और पानी का रंग होता है नीला। आप लोग को याद रखना है कि हुडली मतलब नीला रंग है, और हुड़की मतलब जब नीला रंग है तो यहां से गंगा यमुना दोनों निकलती है उत्तरकाशी से, तो हुडली हुआ उत्तरकाशी, और नीले रंग के यहां से चित्र आप लोगों को प्राप्त होते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। बात करते हैं इसके बाद थोड़ी सी और चलते हैं, और यहां पर आप लोगों का देवीधुरा है, जो हम सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, हेनवुड की। तो यहां देवीधुरा की समाधि जो मिलती है, ये देवीधुरा आप लोग का चंपावत में। हालांकि देवीधुरा का मेले को बगवाल का मेला भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और देखो ये खुदाई जो हुई है ये 1856 की है, और यहां से बुर्ज होम, ये बुर्ज होम है, हीम नहीं है, ये बुर्ज होम कश्मीर के समान की समाधि मानी जाती है। यानी कि यहां से भी अवधान, सॉरी, यहां से भी क्या है आप लोग के, हम ये कह सकते हैं कप मार्क प्राप्त हुए हैं। और कप मार्क मतलब समाधियां यहां पर देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। और इसके साथ हमारा जो आज का टॉपिक है वो समाप्त होता है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा, यानी कि हमारा जो हमने इसमें कहा था आप लोगों का जो इतिहास है वो 3 भागों में हमने बांटा हुआ है, और 3 भागों में से हमने सबसे पहले जो किया है वो अभी तक प्रागैतिहासिक काल किया है। यानी कि अभी तक हमने किया है प्रागैतिहासिक काल, और इसके बाद चलेंगे हम आप लोगों के आदैतिहासिक काल को। तो इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा आदैतिहासिक काल का, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।